आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा किरचॉफ रूल्स। तो किरचॉफ के दो रूल हैं। पहला जो रूल है वो है किरचॉफ करंट रूल, या जिसे बोल देते हैं किरचॉफ जंक्शन रूल, या फिर बोल देते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, KCL किरचॉफ करंट लॉ ये भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, किरचॉफ लॉ जो है बहुत बार एग्जाम में आया है और लास्ट के जो देखें हम 2017 के अंदर, 2018 में, 2019 में, ठीक है, इनमें रेगुलरली ये आता रहा है। इससे पहले भी ये जो है कई बार एग्जाम में आया है। यानी दोनों लॉ में से कोई ना कोई एक लॉ है वो किसी न किसी कोड के अंदर जरूर पूछ लिया जाता है। तो इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? पहली बात कि ये जो लॉ हमारा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जंक्शन रूल इज बेस्ड on the law of conservation of charge। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और ये क्या कहता है कि इनकमिंग करंट्स एट द जंक्शन is equal to the algebraic sum of current leaving the junction। ठीक है, आउटगोइंग भी बोल सकते हो आप। यानी जितना हमारे पास इनकमिंग करंट होता है उतना ही आउटगोइंग करंट होता है। ठीक है, तो किरचॉफ जंक्शन रूल ये कहता है, जैसे हमारे पास कोई जंक्शन हो गया। एक जंक्शन क्या होता है? जिसके ऊपर कई सारे चीज़ें आकर मिलती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास रेलवे जंक्शन हो गया, यानी अलग अलग जो ट्रैक है वो यहाँ पर आकर मिलते हैं और बहुत सारी ट्रेनें हैं वो यहाँ आती हैं और यहाँ से जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मान लिया कि ये जो है हमारे पास ये पॉइंट क्या है? ये एक जंक्शन है और करंट का जंक्शन है। मान लिया इसके अंदर I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट इसके ऊपर आ रहा है और यहाँ से I3 करंट निकल रहा है और I4 करंट फिर वापस इनकमिंग हो रहा है और I5 करंट है वो यहाँ से आउटगोइंग हो रहा है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट रूल क्या कहता है इसमें कि टोटल इनकमिंग करंट है वो किसके इक्वल होगा? आउटगोइंग करंट के। अब इनकमिंग करंट कौन सा है? I1 हमारे पास आ रहा है, प्लस में I2 भी इनकमिंग है और I4, ये किसके इक्वल होगा? सम ऑफ आउटगोइंग करंट के। अब आउटगोइंग करंट कौन सा है? I3, प्लस में यहाँ से ये I5 बाहर जा रहा है तो I5 हो गया। ठीक है, और जंक्शन के ऊपर देखें तो करंट क्या होगा? 0 होगा। एट द जंक्शन करंट इज 0। एट द जंक्शन करंट इज 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? द algebraic sum of currents flowing in different branches at the junction is 0। ठीक है, अलजेब्रिक सम जो होगा हमारे पास डिफरेंट करंट का,
जो कि अलग अलग ब्रांच के अंदर फ्लो हो रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो अलजेब्रिक सम को हम समेशन से जैसे डिनोट करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास आई और इसको हमने दे दिया के, यानी ये होगा जीरो। जो के की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी समेशन ऑफ आई जो है हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास है वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कह सकते हो इसे, या किरचॉफ करंट रूल कह सकते हो, चाहे करंट लॉ बोल दो, या जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल, जो भी आपकी मर्जी है। यानी किसी तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट लॉ भी पूछे तो भी आपने करंट लॉ ही बताना है, ठीक है। अब सेकंड लॉ है वो देखो, सेकंड है हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज रूल, या वोल्टेज लॉ कह सकते हो, केवीएल लॉ, ठीक है, या लूप रूल या लूप लॉ कह सकते हो। तो ये क्या कहता है, जो हमारे पास सेकंड लॉ है किरचॉफ सेकंड लॉ, वो ये कहता है कि टोटल ईएमएफ है हमारे पास अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन ए क्लोज सर्किट इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड ए रेजिस्टेंस। यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ is equal to algebraic sum of a current and a resistance in a closed circuit, ठीक है। और किरचॉफ वोल्टेज है लॉ है वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। दिस रूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है। और ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ करंट is equal to algebraic sum of product of current and resistances, ठीक है, in a closed circuit। ये बात आपने जरूर लिखनी है, क्लोज सर्किट, ठीक है, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज रूल है वो हमारे पास एक क्लोज सर्किट के अंदर एप्लीकेबल होता है, और जो पहला रूल है जंक्शन रूल वो हमारे पास ओपन सर्किट के भी एप्लीकेबल होता है और क्लोज के ऊपर भी होता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमने क्या मान लिया, एक ईएमएफ एक सेल ले लिया जिसका E1 ईएमएफ है, और इसका ये रेजिस्टेंस है वो R1 रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है। एक और सेल ले लिया हमने जिसका हमारे पास E2 ईएमएफ है, ठीक है, और ये भी एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, R2 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक बीच में और हमने ले लिया इस प्रकार से, ये R3 मान लिया हमने रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव इस प्रकार से, इसको हमने दे दिया ABCDE और F दे दिया। यहाँ से करंट गया I1, ऐसे ही यहाँ से करंट जाएगा वो I2, तो दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर। इसको हमने दे दिया I3, यानी I3 जो हो जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से I2 इस प्रकार चला जाएगा और ऐसे ही I1 भी यहाँ से ये इधर चला गया और यहाँ से I2 वापस फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें साइन ऑफ कन्वेंशन ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है बेटा। और साइन ऑफ कन्वेंशन कौन से हो जाएंगे, देखिए यदि हमारे पास ईएमएफ है कोई, ठीक है, और ईएमएफ है इस प्रकार का ईएमएफ है, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यदि हम मान लो लूप के द्वारा चल रहे हैं, हमने कोई एक लूप ले ली, तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है, हम यहाँ इसके ऊपर आते हैं पहले, तो ईएमएफ जो हम लेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे,
ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। जो ईएमएफ लिया जाएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि हम इस प्रकार से हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अगर हम यहाँ एनकाउंटर कर रहे हैं, ठीक है, यानी इस पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर पहले आ रहे हैं, तो ईएमएफ हमारे पास जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये साइन ऑफ कन्वेंशन हमने किस में लगाना है, ईएमएफ के ऊपर लगाना है। ठीक है, और डायरेक्शन हम कोई भी ले सकते हैं। ये जो लूप है हमारे पास, इस लूप के अंदर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं। हमारी मर्जी है, कोई भी हम डायरेक्शन है वो ले सकते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, यानी जो डायरेक्शन हमने लूप की ली है, ठीक है, ये हमारे पास लूप की डायरेक्शन है और करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम करंट को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अदरवाइज दोनों की डायरेक्शन यदि सेम है, लूप की डायरेक्शन भी हमारे पास यही हो और करंट की डायरेक्शन, तो हम क्या लेंगे, इसमें पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये साइन ऑफ कन्वेंशन है, वो आपने ध्यान रखने हैं। तो इस सर्किट के द्वारा हम देखें, यहां पर हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करें तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तो इसमें हम लूप कंसिडर कर लेते हैं। पहले ये मान लेते हैं ए बी ई एफ ए। ठीक है, फॉर क्लोज लूप ए बी ई एफ ए। अब देखिए, हम यहाँ ए से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए से चलना स्टार्ट किया, हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास E1 EMF है, यानी हम यहाँ चल रहे इस प्रकार से, और ऐसे चलेंगे तो पहले कहाँ काउंटर करेंगे, नेगेटिव के ऊपर, और अगर नेगेटिव पर काउंटर करेंगे तो कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव। ठीक है, तो E1 क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ से हम ऐसे चले तो रेजिस्टेंस कौन सा है, R3। अब इसके साथ रेस्पेक्टिव करंट कौन सा हो गया, I3, या जिसे I1 प्लस I2 बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, R3, और इसके साथ करंट है I1 प्लस I2 हो गया। अब यहाँ इस प्रकार चल रहे हम, और करंट भी ऐसे जा रहा है, और हमने लूप भी सेम ले रखी है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी ना। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव। कौन सा है, R1, और इसके साथ करंट कौन सा है, I1 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास EMF हो जाएगा एक लूप का। अब जो दूसरी लूप है वो हम लेते हैं जिसके अंदर E2 EMF लाई कर रहा है। तो ये जो लूप बन रही है, फॉर क्लोज लूप CBEDC, हमने ये लूप ले ली CBEDC। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ से हम इस प्रकार चले, वापस हमने क्या किया, नेगेटिव के ऊपर काउंटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब E2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ से चले I2 करंट निकला, और यहाँ से इस प्रकार से क्या आ गया, R3। ठीक है, अब R3 के साथ रिस्पेक्टिव करंट कौन सा हो गया, I1 प्लस I2 हो गया। तो ये हो जाएगा R3 और I1 प्लस I2 हो जाए। अब यहाँ से आए तो ये करंट I2 है। ठीक है, यहाँ I2 था, तो इस लाइन में रिस्पेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, R3। तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो इसका मतलब प्लस आ जाएगा आपके पास R2, और इसके साथ करंट हो गया I2। ठीक है, अब हम ये लूप ले लेते हैं ACDFA, बड़े वाली लूप। ठीक है, फॉर क्लोज लूप ACDF, और वापिस A के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम चले इस प्रकार से, और कहाँ स्ट्राइक किया हमने, यहाँ पर पहले पॉजिटिव के ऊपर स्ट्राइक हुए, तो इसका मतलब E2 हमारे पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा E2। ठीक है, E2, और फिर यहाँ से हम जाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ E1 के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो E1 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो E1 हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनके साथ करंट जो है वो देखें, यहाँ से इस प्रकार से चले ऐसे। ठीक है,
तो देखिए ये डायरेक्शन हमारी और करंट की डायरेक्शन है उल्टी, तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो इसका मतलब जो I2 और R2 है वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। I2 R2 हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहां से इस प्रकार गए, आगे चल के यहां कौन सा हो गया करंट, I1, और इसके रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस है वो R1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो I1 और R1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो लूप अप्लाई की लूप है हमारे पास, उसके अंदर हमने किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, अगर करना चाहो तो दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो भी हमारे पास यही आंसर आएगा। देखिए कैसे, E1 की वैल्यू पुट कर दी हमने। E1 की क्या है, E1 की वैल्यू है ये R3 I1 प्लस I2, और प्लस में क्या है R1 और I1, और माइनस में हमारे पास E2 है, तो ये माइनस का कर देंगे R3 I1 प्लस I2, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस R2 और I2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, ये देखिए, इसको हम पहले लिख लेते हैं, जैसे I2 R2 माइनस का प्लस में I1 R1। तो देखिए हमारे पास ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है, किरचॉफ सेकंड लॉ है। तो इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आपने अच्छे से करना है। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बीच में। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो, यानी जो अलजेब्रिक सम होगा करंट का एक पॉइंट पर आकर जो मीट कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। और जबकि यहाँ हम देखें इन ए क्लोज सर्किट, और मैश बोल सकते हैं हम इसको, और अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड ए रेजिस्टेंस, यानी जो प्रोडक्ट है हमारे पास से करंट और रेजिस्टेंस का, उसका अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ EMF के बराबर होगा, या हम पोटेंशियल कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो देखें, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है, और जबकि ये किसको करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इट कैन बी यूज्ड फॉर ओपन एज वेल एज फॉर क्लोज सर्किट, ये हमारे पास ओपन और क्लोज सर्किट दोनों के लिए ही यूज किया जा सकता है। और जबकि इसको हम देखें तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी बोल देते हैं, ये आपको बताया था, इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। ओके।